जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ जिंदगी में मस्त चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, कैसे एग्जाम में प्रिपेयर, कैसे एग्जाम में अपने को क्वेश्चन पेपर को लिखना है। ठीक है सर, अभी तक मैंने आपको जो क्लासेस प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है, या फिर आप मैराथन लेक्चर भी देखा हुआ, अभी तक क्या आपके दिमाग में क्या गया? रॉ मटेरियल दिमाग में गया हुआ। आप अपने को फिनिश्ड गुड्स बना के पेपर में प्रेजेंट करना है। ठीक है, आप जिस अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। इंस्टेंट नंबर कट जाते हैं। ठीक है, जीएसटी जैसे लॉ में थ्योरी चीजें भी आती है, प्रैक्टिकल चीज आती है, केस स्टडी टाइप भी क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे से। तो इन केसेस में क्या होता है, नंबर कटते हैं अगर आप एज पर लॉ के हिसाब से लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखते हो। ठीक है सर, तो कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नंबर को अच्छे से अच्छा लाने के लिए। ठीक है, अब सर राइटिंग कैसी होनी चाहिए? राइटिंग देखो, नॉर्मल लिखना, ऐसी लिखना कि कॉपी चेकर समझ जाए कि हाँ ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, ऐसा इतनी गंदी भी मत लिखना कि सामने वाला समझ ना पाए, और बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं लिखना कि तुम पेपर 3 घंटे का पेपर है उसको तुम कंप्लीट ना कर पाओ। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज लिखना कि सामने वाला समझ जाए। ठीक है, दैट्स इट। और ग्रामेटिकल पार्ट का क्या सर, हमको शुड की जगह वुड लिख देते हैं, कैन की जगह डू लिख देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेप्ट, इस की जगह एम लिख देते हैं, प्रेजेंट टेंस की जगह पास्ट लगा देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिखो, ना तो राइटिंग का नंबर मिलता है, ना तो आपको ग्रामर पार्ट का नंबर मिलता है। ठीक है, लॉ का पेपर है, लॉ की लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज इन द सेंस जो मैंने पढ़ा है वो सब चीजें चाहिए, प्रोविजंस चाहिए इनको। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो इनको ना तो तुम्हारी कोई ग्रामेटिकल पार्ट का वो मिलने वाला है क्या नंबर, तो तुम ग्रामर की बात भूल जाओ, चिंता मत करो। लॉ चाहे तुम वुड की जगह शुड लिख दो, शुड की जगह वुड लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्रामर में टेंशन मत लेना, नंबर ही नहीं मिलता इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब देखो 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला प्योर थ्योरी, पहला थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ठीक है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे 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 ऐसे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट आंसर लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो 4 पॉइंट्स लिख दो, हो सके 5 लिख देना, कहीं गलत वलत ना हो। ठीक है, 5 का आया तो 5 लिख दो, 6 का आया तो 6 लिख दो। ठीक है सर, 2 नंबर का आया तो 3 पॉइंट लिख देना, कभी गलत वलत ना हो, इस चक्कर में अपन सेफर साइड चलने के लिए होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके का पहला क्वेश्चन आएगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे तरीके का कैसा आएगा, प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिकल का मतलब होगा कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल, जैसे प्रैक्टिकल बोले तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रैक्टिकल आ जाएगा, या फिर वैल्यूएशन जो चैप्टर पढ़ा है कस्टम एक्ट के अंदर वो प्रैक्टिकल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन तो तुम अपना टेबल वेबल बना के जिस तरीके से तो अपने को करना है वो करो। आंसर निकाल दिया, उसके नीचे आपको ध्यान रखना है, नोट्स लिखना है। बच्चे की तरह समझाना है कॉपी चेकर को कि भैया हर एक पॉइंट का नोट्स होना चाहिए, हर एक पॉइंट, ये जो ऊपर पॉइंट लिखे हर एक पॉइंट का नोट होना चाहिए कि ये चीज, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये कैलकुलेशन कैसे किया, उसको बच्चे की तरह समझाना है, तो अपने को पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा हमारा होगा क्या, केस स्टडी टाइप। केस स्टडी टाइप का मतलब ये मैंने बनाया है कि केस स्टडी टाइप है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। कैसे होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन है, मैंने एमपी में बैठा हूँ, मेरा टर्नओवर 50 लाख रुपीस हो गया, क्या मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चन थे। या फिर टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, ओके ओके। और किस टाइप के आएंगे, आपसे पूछ सकते हैं भैया सप्लाई बताओ, मैंने तुमको सेल किया, ठीक है साहब, आप बताओ सप्लाई होगी कि नहीं होगी, माने कि नहीं। मैंने कोई भी चीज इंपोर्ट की हुई है, किससे, मेरे रिलेटेड पार्टी से, डिस्टेंट पर्सन से, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया हुआ है, लेकिन मैंने उनको पैसा नहीं दिया, बताओ सप्लाई माने कि नहीं माने। इस टाइप के क्वेश्चन केस स्टडी के अंदर आपसे पूछा जाएगा। तो केस स्टडी को लिखने का तरीका क्या होगा, केस स्टडी को लिखने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए पहले मैं इसको रफ करता हूँ। केस स्टडी उसमें जाएगी। केस स्टडी में 3 पॉइंट्स में अपने को सबसे पहले लिखना है प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन लिखना होगा अपने को कि भैया जीएसटी के अंदर क्या बोला गया है। प्रोविजन की पहली लाइन क्या होगी वो बता देता हूँ आपको। प्रोविजन की जो पहली लाइन होगी वो ये होगी, अगर तुम्हें सेक्शन पता है तो पहली वाली लिख दो, एज पर दी सेक्शन 7 ऑफ CGST Act 2017, ये याद नहीं है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ CGST Act 2017, अंडर दी प्रोविजंस ऑफ GST Act 2017, इनमें से कोई भी लाइन आप उठा सकते हो। एज पर दी CGST Act 2017 ये लिख लो एक पेज पर, लास्ट डे आपको बहुत काम आने वाली है, पेपर देने जाओ 15 मिनट में इनको याद कर लेना, देख लेना। ठीक है, एज पर दी रिलीवेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ CGST Act 2017, इस तरीके की आपको स्टार्ट करना अपना प्रोविजन। केस स्टडी टाइप जो क्वेश्चन आएगा तो पहली लाइन अपन ने लिख दी। फॉर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने तुमको सप्लाई किया, तुमने मेरे को पैसा दे दिया। ठीक है, मैंने कोई गुड्स तुमको सप्लाई किए दिए और तुमने मेरे को पैसा दे दिया, तो इसमें क्या लिखना है, एज पर दी सेक्शन 7 ऑफ द CGST Act 2017। ठीक है,
इस तरीके से अपने को लिखना है। आपने लिख दिया, अब उसके नीचे कॉमा लगा के क्या लिखना होगा अपने को, जीएसटी का प्रोविजन। क्या कि जीएसटी एक्ट में बोला गया कि मैंने तुमको सप्लाई किया, इसको मतलब मैंने तुमको सेल किया है कोई गुड्स, तो उस पर जीएसटी लगेगा क्या। तो अपने को ध्यान करना है क्या, सेक्शन 7 सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं मिलता, वो तो मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। या फिर ऐसे लिख सकते हो अंडर द रिलीवेंट प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 कि भाई अगर सप्लाई, अपने को फिर कॉमा लगा के लिखना है, सप्लाई इंक्लूड्स करता है सेल, बार्टर, ठीक है, एक्सचेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ है वो लिख दो, सेल बार्टर एक्सचेंज, शेल सप्लाई इंक्लूड दिस, शेल ऑफ किस चीज़ का गुड्स, सप्लाई इंक्लूड सेल और बार्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद कंसिडरेशन सेल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी एंड इट इज लायबल फॉर जीएसटी, ऐसा लिख दो, ये तुम्हारा प्रोविजन हो गया। ठीक है साहब, दूसरा पॉइंट में अपने को केस समझाना है। क्या केस समझाना है कि भैया दिव्यांशु नाम के व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को इतने रुपए का क्या दिया, गुड से सप्लाई किया। तो अपने को क्वेश्चन की लाइन उठानी, एक दो लाइन क्वेश्चन की उठा लेना, एज इट इज लाइन में तो उठा लेना कि भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप दिया, नहीं, एक दो लाइन समरी फॉर्मेट में उठाना कि भाई समरी उठा ली क्वेश्चन की, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने तुमको सप्लाई किया इतने रुपए का, बस दैट इट। और तीसरी लाइन में तीसरा पैराग्राफ, ये क्या चल रहा है, पैराग्राफ प्रोविजन, ठीक है, फिर केस, केस समझाना, फिर अपने को कंक्लूजन। कंक्लूजन मैक्स टू मैक्स एक लाइन और दो लाइन का होना चाहिए कि भैया हैंस करके लिख देना, हैंस इट इज सप्लाई, ठीक है, सप्लाई एंड लाइबल फॉर जीएसटी, ऐसे करके आप लिख देना तो आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आपने को केस स्टडी टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो अपने को करना होगा, ठीक है। और हो सके तो पॉइंट्स में लिखना, केस अगर लिख रहे हो तो 3-4 पॉइंट में डाल दो, प्रोविजन डाल रहे हो तो 3-4 पॉइंट में डाल दो, और कंक्लूजन 1 या 2 पॉइंट का होता है, बस दैट इट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, हर जगह तुम सीजीएसटी लिख रहे हो ना, मतलब अगर मान के चलो पहले क्वेश्चन में अगर तुमने ये लाइन लिख दी, दूसरे में फिर ये लिख देना, तीसरे में ये लिख देना, रिपीट मत करना चीजों को कि भैया हर एक क्वेश्चन में ऐसे लिखते जा रहा हूँ, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, नहीं नहीं, रिपीट मत करना है इनको। पहले में लिख देना एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दूसरे में लिख देना अंडर द रिलीवेंट प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, तीसरे में लिख दो एज पर सीजीएसटी एक्ट, ऐसे करके लिखना है, एक ही लाइन मत चेपना। इसलिए मैंने 5 लाइन लिखी है, 2-3 याद कर लो, घुमा ऊपर नीचे करके लिखते रहना, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, सीजीएसटी एक्ट पूरा पढ़ा है, हाँ जी हमने पूरा पढ़ा है, हर जगह चेप दो ये लाइन, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्लेस ऑफ सप्लाई में आईजीएसटी एक्ट था, आईजीएसटी एक्ट, ये भी कब है, 2017, ठीक है। तो जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आए तो अपने को इस लाइन की जगह आईजीएसटी एक्ट लगा देना, और कस्टम एक्ट का आए तो यहाँ पे लगा देना कस्टम एक्ट 1962। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करना है, ठीक है सर, हो गया। अब आपको मैं बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में प्योर थ्योरी क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सप्लाई के अंदर हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन आए कि भैया मैंने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया, मेरे रिलेटेड पार्टी से मेरे ताऊ बैठा हुआ था इंडिया के बाहर, ठीक है, और किस में कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में मैंने उनको जीएसटी पे नहीं किया, मैंने उनको कुछ भी कंसिडरेशन नहीं पे किया गया, तो अपने को शेड्यूल 1 के हिसाब से ले जाना है, ठीक है, कि भैया एज पर शेड्यूल 1 ये चीज़ दे रखी हुई है, ठीक है सर, मैंने पढ़ाया हुआ तब, अब ये मत बोलना सर हमें याद नहीं आ रहा, याद करना है अपने को, ठीक है। अब ये सप्लाई अंडर जीएसटी में इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। लीवी एंड कलेक्शन में कंपोजिशन का मेनली चांसेस, लीवी और कलेक्शन ऑफ जीएसटी में मुश्किल है कुछ है, लेकिन कंपोजिशन के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आएगा कंपोजिशन के अंदर, की पूछ लेगा भाई कोई नॉर्मल स्टेट है, स्पेशल स्टेट नहीं है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ एमपी, कि भैया मेरा टर्नओवर 1.70 करोड़ है, क्या मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। या फिर कोई स्पेशल स्टेट दे देगा कि अपन कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो ध्यान रखना, कंपोजिशन स्कीम हुआ और एक हमारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर हुआ, इनमें अपने को क्या है, अपन ने स्पेशल स्टेट भी पढ़ी हुई है, सुमन एमएमटी करके, ठीक है, स्पेशल स्टेट भी है, नॉर्मल स्टेट भी, वो सब चीजें पढ़ी। तो सारी स्टेट का नाम लिखना है क्या, नहीं रे बाबा नहीं। अगर ये नॉर्मल स्टेट है तो सीधी सी बात है अपने को केस स्टडी में लिखना है कि ये नॉर्मल स्टेट है अदर देन कौन सी स्पेशल स्टेट। अगर अपन कब ये स्पेशल स्टेट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो सीधा से लिख देना कि हाँ ये स्पेशल स्टेट के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो सारी स्टेट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तुम पता पड़े पूरा लिख रहे हो अंडमान निकोबार आइसलैंड, दादर एंड नागर हवेली एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं रे बाबा, तुमको सिर्फ लिखना है कि हाँ ये स्पेशल स्टेट है या फिर ये नॉर्मल स्टेट है, बस दैट्स इट। ये चीज लिख के अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन कंपोजिशन में मिलेगा। तो कंपोजिशन का केस वो प्रोविजन क्या जाएगा कि कोई मैं एमपी में हूँ, ठीक है, मेरा टर्नओवर 1.70 करोड़ रुपीज है, तो सबसे पहली चीज है कि अपने को लिखना पड़ेगा एज पर दी सीजीएसटी एक्ट, या फिर तुम्हें सेक्शन पढ़ता है तो एज पर दी सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 की। अब इसके आगे क्या लिखना होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट किस चीज के लिए, फॉर
टेकिंग द कंपोजिशन स्कीम शेल बी कितना है 1.50 करोड़ रुपीस इन नॉर्मल स्टेट अदर देन स्पेशल स्टेट। ठीक है, इतना लिख देना। अब नीचे अपने को केस समझाने कि भैया मेरा कितना टर्नओवर 1.50 करोड़, ये क्वेश्चन से उठा के आप लिख देना अदर देन स्पेशल स्टेट। ये स्पेशल स्टेट नहीं, एमपी स्पेशल स्टेट नहीं है। फिर नीचे कंक्लूजन में लिखना है कि हाँ भाई हाँ, सॉरी ही इज नॉट लाइबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि हमारा 1.70 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जा रहा है। अब दूसरी चीज इसी में एक चीज और आएगी, एग्रीगेट टर्नओवर। तो अपने को प्रोविजन के अंदर क्या मेन लाइन ये लिख देना कि थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग दी कंपोजिशन स्कीम इज अप टू 1.50 करोड़ रुपीस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अब अगली लाइन में तुम एग्रीगेट टर्नओवर को भी समझा देना कि एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड क्या करता है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, ये और वो फलाना ठिकाना। ठीक है, अब एग्रीगेट टर्नओवर में कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी आया तो मैं वो केस के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट पे अपन केस समझाएंगे ना, केस यहाँ पे भी तो एग्रीगेट टर्नओवर के रिगार्डिंग में सबसे पहले तो क्वेश्चन की लाइन उठा लेना, फिर यहीं पे नीचे एग्रीगेट टर्नओवर तुम कैलकुलेट भी कर देना, इतना आया और नीचे लिख देना लाइबल है या सॉरी कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरीके के क्वेश्चन अपने को करना होगा। ठीक है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के चांसेस हैं, आ सकते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तुम्हें वो लिस्ट दे रखी कि इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सारे थ्योरेटिकली क्वेश्चन आएंगे। 3-4 पॉइंट दे देंगे, 3-4, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, इसकी वैल्यू इतनी वैल्यू है, बताओ लगेगा कि नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है सर, सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और एग्जामिनेशन में भी सिंपल क्वेश्चन आएगा थ्योरी टाइप का, प्लेस टाइम और वैल्यू, इसमें केस स्टडी टाइप पूछेगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है इसमें लिखने का तरीका यही होगा, केस स्टडी टाइप में। कहाँ गया ये रहा, कि सबसे पहले प्रोविजंस लिखना पड़ेगा। सपोज करो मैंने तुमको कोई गुड्स दिया हुआ है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स 1 तारीख है और इनवॉइस इशू किया 2 तारीख को, तो इस तरीके से पहले सेक्शन 31 की भैया मेरे को इनवॉइस का इशू करना था, वो वाले प्रोविजंस लिखना होगा कि अगर आपके गुड्स में मूवमेंट इंक्लूड होता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। सबसे पहले लाइन लिखनी होगी, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ CGST Act 2017 इनवॉइस शैल बी इशूड बाय अ पर्सन बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। इफ क्या इंक्लूड करता है, इफ इट कंटेन्स, इफ गुड्स इन्वॉल्व करता है मूवमेंट। ठीक है, ऐसा लिख देना। फिर दूसरी चीज लिखना है कि इनवॉइस शैल टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस। ये गुड्स के केस में बता रहा हूँ, विच एवर इज लोअर, ऐसे करके लिख देना प्रोविजन। फिर केस समझा देना, भैया इसने इस तारीख को सामान बेचा, इसको आया ये वो फलाना दिखाना हुआ। फिर नीचे लिख देना लाइबल है, सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई कब है, डेट लिख देना नीचे, बस दैट्स इट। इस तरीके के क्वेश्चन है। रजिस्ट्रेशन का मैंने समझा ही दिया। ठीक है, टैक्स इनवॉइस प्योर थ्योरी, ये पूरे प्योर थ्योरी है, ये प्योर थे। ये अकाउंट, ये बकवास चैप्टर हो सकता आया ना, ये भी रिटर्न्स में तुम्हें याद रखना GST R1 2A 3B याद रखना। मैचिंग कंसेप्ट भी बकवास आने के चांसेस कम है। तो इस तरीके से हैं, बस बाकी हो चुका है। कस्टम के अंदर देखो, कस्टम के MCQ 1-2 MCQ ऊपर नीचे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अपन ने पूरे के पूरे चैप्टर नहीं पढ़े, करीबन 8-9 चैप्टर्स हैं आपके कस्टम एक्ट के अंदर, पूरा कस्टम एक्ट भर दिया उनने। आता कितना 20 नंबर का है, तो मेजर पोर्शन कवर्ड है। वैल्यूएशन का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन तो अपने को देखने को मिल जाएंगे। हो जाएगा आपका काम। ऑप्शनल में तुम दूसरा क्वेश्चन छोड़ देना ना, तो तुम्हारा आराम से काम हो जाएगा। MCQ 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है सर, ये चीज़ थी हमारा लिखना कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना। और अब बात करता हूँ मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। तो मैंने मॉक टेस्ट पेपर पहले मैं अपना बना रहा था, लेकिन अब फिर मैंने सोचा कि रहने दो। मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 का जो लेवल है बहुत आसान है, और जो मॉक टेस्ट लेवल 2 तुम्हारी जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है उसका लेवल थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट नंबर 1 देना है आपको। जिन्होंने क्लास ली वो भी दे लें, जिन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं वो भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी चेक करके मैं दे दूंगा। ठीक है, और ये मैंडेटरी आप सबको, जिन्होंने क्लास ली है उनको तो बेटा मैंडेटरी है कि तुम्हें सबको मॉक टेस्ट पेपर देना ही है। दो फिर चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, फीडबैक दूंगा कि क्या इंप्रूवमेंट करना है। इससे अच्छा 60 से ऊपर अपने को नंबर लाना है तो देना ही होगा। ठीक है सर, और दूसरी चीज़, जिन्होंने यूट्यूब पर डाल रहा हूँ ये लेक्चर, तो ये ओपन अप रहेगा। ठीक है, सब बच्चे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जिनको मॉक टेस्ट पेपर देना है, जिन्होंने क्लासेस नहीं लिए तो वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनकी भी कॉपी चेक करके दे दूंगा, फीडबैक भी दे दूंगा, अच्छे से अच्छे नंबर उनके भी आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक यहाँ पे मेरे को दिखा था क्वेश्चन जो मैंने समरी बुक में कवर नहीं किया हुआ है, कहाँ गया, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 था, उसमें था कि GST हमारे इंडिया से पहले कहाँ आए थे, तो फ्रांस एक कंट्री है, सबसे पहले वहाँ GST इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद हमारे इंडिया में। तो याद रख लेना, वो अपन ने कहीं भी कवर नहीं किया। ठीक है, तो फ्रांस, ठीक है, याद रखो। चलो ठीक है, बस यहीं तक था, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।